हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज के सेकंड चैप्टर दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फिफ्थ पार्ट के बारे में। अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फिफ्थ पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। जैसे कि आपको पता ही है कि एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा टोटल 4 मैनेजरियल प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिनको हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। इसी तरह एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा कुछ ऐसी टेक्निक्स प्रोवाइड की गई हैं जिनको हम टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं, जिसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। लेकिन फर्दर प्रोसीड करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमें कह रहे हैं अलॉन्ग विद साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टेलर डेवलप some scientific techniques by conducting various experiments at his workplace। यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि जैसे एफडब्ल्यू टेलर ने 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हमें प्रोवाइड किए हैं, वैसे ही एफडब्ल्यू टेलर ने हमें कुछ ऐसी साइंटिफिक टेक्निक्स प्रोवाइड की हैं जो मैनेजमेंट पर्पस के लिए यूज की जा सकती हैं। और ये टेक्निक्स एफडब्ल्यू टेलर ने खुद डेवलप की हैं आफ्टर लॉन्ग टर्म्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एट हिज वर्क प्लेस। टोटल ये हमारे पास टेक्निक्स हैं: फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा डेवलप की गई एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एफडब्ल्यू टेलर यह कहता है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। यानी अगर आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, एक फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो आप उसको 2 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर सकते हो। और यह प्रिंसिपल एफडब्ल्यू टेलर ने हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर किया है। हेनरी फ्यूल का फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था? डिवीजन ऑफ वर्क। यह कुछ वैसा ही टेक्निक है जिसमें एफडब्ल्यू टेलर ये कहता है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड द सेकंड इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। यानी एक डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होगा जो प्लानिंग करेगा, और दूसरा डिपार्टमेंट ऐसा होगा जो उन प्लान्स को इंप्लीमेंट करेगा, एक्चुअल में प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंडर हमारे पास 4 क्लर्क्स होंगे, यानी 4 हेड्स होंगे, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंडर भी हमारे पास 4 डिफरेंट क्लर्क्स होंगे, यानी 4 हेड्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें प्लानिंग डिपार्टमेंट की, तो ये हमारे पास है प्लानिंग डिपार्टमेंट के 4 डिफरेंट क्लर्क्स, यानी 4 डिफरेंट हेड्स। फर्स्ट हमारे पास है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क एक ऐसा पर्सन होगा, एक ऐसा क्लर्क होगा जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के रूट को डिसाइड करेगा। मतलब ये सबसे पहले प्लान्स डिसाइड करेगा, स्टेप्स डिसाइड करेगा और प्रोसीजर्स डिसाइड करेगा कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन अपना वर्क परफॉर्म करेगी। सेकंड हमारे पास है इंस्ट्रक्शन क्लर्क। अब जो रूट एक रूट क्लर्क ने डिसाइड किया होगा, जो स्टेप्स रूट क्लर्क ने डेवलप किए होंगे, उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन क्लर्क डिफरेंट वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा। ये एक ऐसा क्लर्क होगा जो एक्सप्लेन करेगा वर्कर्स को कि कैसे वर्क करना है, यानी ये गाइडेंस देगा, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये एक ऐसा पर्सन होगा जो ये डिसाइड करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्क्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा और उनको परफॉर्म करने में कितनी कॉस्ट आएगी। इसका मतलब अभी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई नहीं है, अभी सिर्फ प्लानिंग हो रही है। पहले रूट डिसाइड किया गया कि कैसे काम किया जाएगा, देन डिफरेंट वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस दी गई कि कैसे काम करना है, देन वर्क स्टार्ट करने से पहले एवरी टास्क, एवरी एक्टिविटी का टाइम डिसाइड किया गया कि क्या स्टैंडर्ड टाइम होगा किसी भी काम को करने के लिए,
और हर जॉब के लिए कितनी कॉस्ट इंकर्ड की जाएगी, कितना पैसा लगेगा, यह भी डिसाइड किया गया। लास्ट हमारे पास पर्सन आता है प्लानिंग डिपार्टमेंट में, डिसिप्लिनेरियन। ये ऑर्डर और सिस्टम मेंटेन करने के लिए एक पर्सन होगा जो कि सिस्टमैटिक ऑर्डर्स को चेक करता रहेगा, यानी रूटीन, इंस्ट्रक्शन, टाइम और कॉस्ट सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा। ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी वर्क है वो सिस्टमैटिक ऑर्डर में परफॉर्म किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, उसके लिए ये डिसिप्लिनेरियन क्लर्क होगा। सो ऐसे ही प्लानिंग डिपार्टमेंट के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट होगा जिसका मेन वर्क क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग डिपार्टमेंट के प्लान्स को इंप्लीमेंट करना, यानी प्रोडक्शन स्टार्ट करना। इसमें फर्स्ट हमारे पास आता है गैंग बॉस। गैंग बॉस का मेन वर्क क्या होगा? इसका मेन वर्क होगा अरेंजमेंट करना, यानी प्रोडक्शन करने से पहले जो भी टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीन्स चाहिए उनको रेडी करना, उनको अरेंज करना। यानी गैंग बॉस जो है वो सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए जितने भी आइटम्स हमें चाहिए, जितने भी रिसोर्सेज चाहिए, उनको अरेंज करेगा, उनको मेंटेन करेगा और प्री रिक्वायर्ड थिंग्स में अरेंज करके रखेगा। सेकेंड हमारे पास है स्पीड बॉस। ये एक ऐसा पर्सन है जो डेली बेसिस के ऊपर स्पीड चेक करेगा। ये चेक करेगा कि जितना भी वर्क असाइन किया गया है डिफरेंट इंप्लॉयज को, क्या वो सही ढंग से परफॉर्म कर रहे हैं, टाइमली वर्क कंप्लीट हो जाएगा। सो ये टाइम को चेक करता रहेगा, जो टाइम असाइन किया गया वर्कर्स को, क्या उसी टाइम के अकॉर्डिंग हमारा वर्क हो रहा है ना। सो ये स्पीड चेक करेगा कि हमारा वर्क टाइमली कंप्लीट हो जाएगा या फिर नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है रिपेयर बॉस। अब जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है, ये एक ऐसा पर्सन है जो मशीन्स को रिपेयर करेगा। अगर इन दी प्रोसेस ड्यूरिंग दी प्रोडक्शन किसी मशीन में ब्रेक डाउन हो जाता है या फिर कोई मशीन खराब हो जाती है, तो उसको रिपेयर करने के लिए हमारे पास कौन होगा? रिपेयर बॉस। और लास्ट हमारे पास है इंस्पेक्टर। ये एक ऐसा पर्सन होगा जो प्रोडक्शन होने के बाद प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इंश्योर करेगा, चेक करेगा और देखेगा कि हमारे स्टैंडर्ड्स मेंटेन हैं कि नहीं है। जैसी क्वालिटी डिसाइड की गई है, क्या उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन हो रही है कि नहीं हो रही। सो इंस्पेक्टर जो है वो ड्यूरिंग दी प्रोसेस किसी भी प्रोडक्ट को एग्जामिन कर सकता है, सैंपल मेथड के अकॉर्डिंग किसी को भी सिलेक्ट करके क्वालिटी के लिए चेक कर सकता है। सो प्लानिंग और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये दो डिपार्टमेंट्स हैं जो कि फंक्शनल फॉर्मैनशिप के अकॉर्डिंग FW टेलर ने सजेस्ट किए हैं ताकि प्रॉपर वे से मैनेजमेंट की जा सके। ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक हमारे पास है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें FW टेलर ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हमें प्रोडक्ट्स को लेकर कुछ प्रॉपर स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने चाहिए, हमें क्वालिटी इंश्योर करनी चाहिए। इसके साथ साथ हमें हमारे वर्क को सिंप्लीफाई भी करना चाहिए। सिंप्लीफाई करना मतलब उसको कॉम्प्लिकेट ना करते हुए उसमें सिंप्लीफिकेशंस लेकर आनी चाहिए। सो यहां पर टू डिफरेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं। फर्स्ट इज मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स इन द क्वालिटी ऑफ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट एंड सेकेंड इज सिंप्लीफिकेशन। सो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि जितने भी प्रोडक्ट्स हम डेवलप करेंगे उनमें एक प्रॉपर स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। और सिंप्लीफिकेशन का मतलब जितने भी प्रोसेस हम परफॉर्म करेंगे अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए वो सिंप्लीफाइड होने चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने चाहिए। सो स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स एस्टेब्लिशिंग some uniform standards for the production quality which will bring uniformity. So standardization का मतलब है कि हमें अपने प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन को लेकर कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स डेवलप करने चाहिए, इस्टेब्लिश करने चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम अपने सभी प्रोडक्ट्स को माप सकें, तोल सकें, एक क्वालिटी चेक कर सकें। सो सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं उन सब के लिए हमें स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश करने चाहिए ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर किया जा सके। जबकि सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है? सिंप्लीफिकेशन मीन्स सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस प्रोडक्शन बाय रिड्यूसिंग द गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइज एंड कैरेक्टर्स।
सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि हमें हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो सिंप्लीफाई करना चाहिए। कैसे? बाय रिड्यूसिंग दी टाइप, साइज एंड कैरेक्टर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें टेलीविजन्स की, तो उनमें एक प्रॉपर स्टैंडर्ड होता है, 24 इंचेस, 32 इंचेस, 43 इंचेस, 55 एंड सो ऑन। कोई भी कंपनी ऐसे प्रोडक्ट तो मैन्युफैक्चर नहीं करेगी 24.1 इंचेस, 24.2 इंचेस, है ना। सो सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि आपको प्रॉपर स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए और अपने टाइप, साइज और कैरेक्टर्स को फिक्स करना चाहिए। ये नहीं है कि आप एक एक इंचेस इंक्रीज कर रहे हो, दैट विल बी कॉम्प्लिकेटेड। अगर ऐसे प्रोडक्शन की जाएगी तो आपका बिजनेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो सिंप्लीफिकेशन मीन्स सिंप्लीफाइंग द प्रोडक्शन प्रोसेस बाय फिक्सिंग देयर टाइप, साइज एंड कैरेक्टर्स। सो ऐसे ही नेक्स्ट टेक्निक हमारे पास है फैटीग स्टडी। फैटीग स्टडी एक ऐसी स्टडी है जो एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा डेवलप की गई है और इसमें एफडब्ल्यू टेलर ये कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर काम करते हुए थक जाते हैं, वो बोर हो जाते हैं, उनकी एफिशिएंसी कम होने लगती है। इसका मतलब एक टाइम पीरियड ऐसा होता है जिसके बाद वर्कर की एफिशिएंसी कम हो जाती है। बिगिनिंग में जब एक वर्कर अपना वर्क स्टार्ट करता है तो वो फुल इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी से काम स्टार्ट करता है, लेकिन जैसे जैसे वो काम करता रहता है धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी में कमी आने लगती है। और उसका रीजन क्या है? कॉन्टिन्यूटी। अगर एक वर्कर को हम विदाउट एनी ब्रेक कॉन्टिन्यूसली वर्क करवाते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। और इस स्टडी के अकॉर्डिंग एफडब्ल्यू टेलर ये कहता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक टाइम इंटरवल होना चाहिए, एक ब्रेक होनी चाहिए, ताकि वर्कर उस ब्रेक में अपनी एनर्जी गेन कर सके, दोबारा से इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी से वर्क स्टार्ट कर सके। सो इस स्टडी के अकॉर्डिंग एफडब्ल्यू टेलर ये कहता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने वर्कर्स को एक टाइम इंटरवल के लिए ब्रेक देनी चाहिए, लेकिन वो टाइम इंटरवल कितने टाइम ड्यूरेशन का होना चाहिए? 10 मिनट का या 20 मिनट का? कितनी देर बाद होना चाहिए? 3 घंटे बाद ब्रेक मिलनी चाहिए या 4 घंटे बाद ब्रेक मिलनी चाहिए? इसको प्रॉपर वे में स्टडी किया जाना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन को टाइम इंटरवल्स डिसाइड करते हुए अपने वर्कर्स को ब्रेक देनी चाहिए। सो फैटीग स्टडी एक ऐसी टेक्निक है जो ये कहता है कि हर पर्सन फिजिकली और मेंटली काम करने के बाद फैटीग हो जाता है, बोर्डम हो जाता है, थक जाता है, उसको अब एनर्जी रीगेन करने के लिए हमें उसको एक ब्रेक देनी चाहिए। सो a person is bound to feel tired physically and mentally if he or she does not rest while working. So fatigue study ये कहती है कि अगर एक पर्सन को काम करते समय रेस्ट ना दी जाए तो वो फिजिकली और मेंटली बोर हो जाता है, थक जाता है। Fatigue study is used to determine the amount and frequency of rest intervals in completing a task. So fatigue study एक ऐसी स्टडी है जिसके द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर ये फाइंड आउट कर सकता है कि उसको कितने टाइम पीरियड का इंटरवल देना है और कितने टाइम पीरियड के बाद देना है। यानी वर्क के 3 घंटे बाद देना है, अगर 3 घंटे बाद देना है तो कितने टाइम ड्यूरेशन का? 10 मिनट का, 15 मिनट का या 20 मिनट का? सो फैटीग स्टडी इज यूज्ड टू सेट रेस्ट इंटरवल्स। सो ये एक ऐसी स्टडी है, ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू टाइम इंटरवल्स कितने होने चाहिए वर्क के बीच में वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं। टू सेट नंबर्स, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशंस ऑफ रेस्ट इंटरवल्स। यानी फैटीग स्टडी को क्यों यूज किया जाता है? ताकि पता लगाया जा सके कि कितनी बार रेस्ट देनी है, यानी 8 घंटे के बीच में 2 बार रेस्ट देनी है या 3 बार, कितनी फ्रीक्वेंसी में देनी है और कितने ड्यूरेशन की देनी है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी बेसिकली एक ऐसी स्टडी है जो ये कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, लेकिन उन सभी ऑल्टरनेटिव्स में से एक ऑल्टरनेटिव ऐसा होता है जो बेस्ट है, जिसको हमने साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में भी रीड किया था। सो ये वही स्टडी है जो हमने साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में स्टडी की थी। सो मेथड स्टडी एक ऐसी टेक्निक है जो एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा इन्वेंट की गई है।
इस टेक्निक में एफ.डब्ल्यू. टेलर ये कहता है कि हर वर्क को करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, लेकिन उन सभी ऑल्टरनेटिव्स में से एक ऐसा ऑल्टरनेटिव होता है जो बेस्ट होता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। और हमें रैंडमली किसी एक ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट नहीं करना, हमें हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई नहीं करना, हमें उस मेथड को सिलेक्ट करना है जो बेस्ट है। मान लो किसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए टोटल हमारे पास 5 मेथड्स हैं, तो हमें हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं करना है कि पहले ये वाला मेथड, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, एक एक करके सिलेक्ट करेंगे। ऐसे आपके रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। इससे अच्छा ये होगा कि आपको एनालिसिस करना चाहिए, इवैल्यूएशन करनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आपको वो वाला मेथड सिलेक्ट करना चाहिए जो बेस्ट है, जो चीप है और जो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप प्रोडक्शन करना चाहते हो। प्रोडक्शन करने के लिए आपके पास 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज यूजिंग लेबर एंड सेकेंड इज यूजिंग टेक्नोलॉजी। सो इन दोनों को आप डिटेल में इवेल्युएट करोगे। आपको इन दोनों में से वो सिलेक्ट करना है जो बेस्ट है। और बेस्ट कौन सा होगा? जो मिनिमम कॉस्ट आपको प्रोवाइड करेगा और मैक्सिमम प्रॉफिट आपके लिए अरेंज करेगा। सो मेथड स्टडी एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू एफ.डब्ल्यू. टेलर ये सजेस्ट करता है, ये डिफाइन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर टास्क को करने के लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, लेकिन आपको उनमें से कौन सा सिलेक्ट करना है जो बेस्ट है। सो यहां पर हमें कह रहे हैं एवरी एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑल्टरनेटिव मेथड्स, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं उसको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं ताकि हम अपने वर्क को कंप्लीट कर सकें। बट देयर इज ऑलवेज अ बेस्ट मेथड डिपेंडिंग अपॉन दिस सिचुएशन। लेकिन हमेशा उनमें से, उन सभी ऑल्टरनेटिव्स में से एक मेथड ऐसा होगा जो बेस्ट होगा। हेंस मेथड स्टडी इज टेक्निक विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग जॉब। यानी मेथड स्टडी ही एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपना एक बेस्ट मेथड सिलेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो सिलेक्शन ऑफ मेथड विच मिनिमाइजेस द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजेस द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ अ कस्टमर दैट नीड्स टू बी सिलेक्टेड। यानी हमें मेथड स्टडी यूज करते हुए एक ऐसा मेथड सिलेक्ट करना चाहिए जो कॉस्ट मिनिमम दे, प्रॉफिट मैक्सिमम प्रोवाइड करे, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी हो और क्वालिटी भी मेंटेन रहे। सो ऐसी 5th टेक्निक हमारे पास है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी एक ऐसी टेक्निक है जो एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा डेवलप की गई है। इस टेक्निक में एफ.डब्ल्यू. टेलर ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक प्रॉपर टाइम स्टैंडर्ड होना चाहिए। यानी हर टास्क को कंप्लीट करने का एक टाइम होता है और वो टास्क उस टाइम पर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये एक ऐसी टेक्निक है। इस टेक्निक के थ्रू एफ.डब्ल्यू. टेलर ये कहता है कि हर मैनेजर को ऑब्जर्वेशंस करते हुए ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ईच टास्क कितने टाइम में परफॉर्म किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजर को स्टॉप वॉच के साथ एक वर्कर को ऑब्जर्व करना चाहिए, फिर दूसरे वर्कर को ऑब्जर्व करना चाहिए, यानी नियर अबाउट 100 वर्कर्स को ऑब्जर्व करना चाहिए। 100 वर्कर्स को ऑब्जर्व करने के बाद यह पता लगाना चाहिए कि हर वर्कर उस सेम टास्क को कितने टाइम में कंप्लीट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो 20 ऐसे वर्कर्स हैं जो उस टास्क को 15 मिनट्स में कंप्लीट करते हैं और कुछ ऐसे वर्कर्स हैं 80 जो उस टास्क को 14 मिनट्स में कंप्लीट करते हैं। इसका मतलब नियर अबाउट 14 to 15 मिनट्स में वो टास्क कंप्लीट हो जाता है। सो टाइम स्टडी के अकॉर्डिंग एक जो मैनेजर है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हर टास्क को कंप्लीट करने का एक स्टैंडर्ड डेवलप कर सकता है। सो हमारे पास यहां पर स्टैंडर्ड डेवलप हो गया। नियर अबाउट 14 to 15 मिनट्स में एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट हो जाता है और स्टैंडर्ड डेवलप करने के बाद अब मैनेजर ये पता लगा सकता है कि कौन सा वर्कर एफिशिएंट है और कौन सा नहीं है, कौन सा वर्कर इफेक्टिव है, कौन सा इफेक्टिव नहीं है। जो वर्कर ऑन टाइम अपना वर्क कंप्लीट कर देता है वो इफेक्टिव है, जो वर्कर नहीं कर पाता वो इनइफेक्टिव है। यानी टाइम स्टडी एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू एफ.डब्ल्यू. टेलर ऑर्गेनाइजेशन में
हर टास्क को कंप्लीट करने का एक स्टैंडर्ड डेवलप करता है। स्टैंडर्ड डेवलप करने के बाद ये पता लगाता है कि कौन सा वर्कर इफेक्टिव है और कौन सा नहीं है। सो यहां पर हमें कह रहे हैं एवरी एक्टिविटी हैज सम स्टैंडर्ड टाइम्स टू गेट देन कंप्लीटेड इन इफेक्टिव मैनर, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्क्स हैं उन सबको कंप्लीट करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम होता ही है। Hence, time study is technique which is used to find out standard time to perform a job. यानी इसका मतलब टाइम स्टडी एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू ये पता लगाया जाता है कि हर जॉब को कंप्लीट करने का स्टैंडर्ड टाइम क्या है। फिर स्टैंडर्ड टाइम पता लगाने के बाद वर्कर्स के लिए वो स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया जाता है। वर्कर्स को बता दिया जाता है कि ये वर्क जो है वो 15 to 14 मिनट्स में हो जाना चाहिए। ये नहीं कि एक वर्क को वो 1 आवर लेकर बैठे रहेंगे। देन टारगेट देने के बाद, टाइम सेट करने के बाद हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने वर्कर्स डिटरमाइंड हैं, कितने वर्कर्स इफेक्टिव हैं और कितने इफेक्टिव नहीं हैं। सो टाइम स्टडी जिसके थ्रू हम टाइम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, टारगेट सेट करते हैं, इफेक्टिवनेस और इनएफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट टेक्निक हमारे पास है मोशन स्टडी। बेसिकली मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। सो मोशन स्टडी एक ऐसी स्टडी है जिसके थ्रू एफडब्ल्यू टेलर ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म की जाने वाली मूवमेंट्स को स्टडी करता है। वो ये पता लगाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने तरह की मूवमेंट्स होती हैं। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जो प्रोडक्टिव नेचर की होती हैं और कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जो अनप्रोडक्टिव होती हैं। सो प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं। प्रोडक्टिव मूवमेंट्स कुछ ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जिनको परफॉर्म करना कंपलसरी है। अगर हम इसको परफॉर्म नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स कुछ ऐसी होती हैं जिनकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी वो परफॉर्म करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लेबर है जिसको मशीन ऑपरेट करने के लिए हर बार नियर अबाउट 500 मीटर्स अपनी पोजीशन से उठकर जाना पड़ता है। वहां से एक स्विच है वो ऑन करना पड़ता है, तब जाकर मशीन ऑपरेट होती है। सो ये एवरीडे की मूवमेंट है लेकिन ये अनप्रोडक्टिव है। इस स्विच को हम एक ऐसे प्लेस पर कन्वीनियंटली अरेंज करवा सकते हैं जहां से ये मूवमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े। ये टाइम वेस्ट नहीं होगा, ये अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है, इसको इरेज किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। सो ऑर्गेनाइजेशन में मोशन स्टडी एक ऐसी टेक्निक है जो हर मैनेजर को यूज करनी चाहिए ये पता लगाने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी प्रोडक्टिव नेचर की मूवमेंट है और कौन सी अनप्रोडक्टिव है, और उसमें से जो अनप्रोडक्टिव नेचर की मूवमेंट है उसको हटा देना चाहिए क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो अननेसेसरी है, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम इंक्रीज कर रही है प्रोडक्शन का। सो यहां पर हमें कह रहे हैं एवरी टास्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स सम मूवमेंट्स। हमें पता है कि बिजनेस में जितने भी टास्क परफॉर्म किए जाते हैं उन सबको परफॉर्म करने के लिए कुछ ना कुछ फिजिकल मूवमेंट हमें करनी पड़ती है ताकि हम उस वर्क को कंप्लीट कर सकें। आउट ऑफ देम सम मूवमेंट्स आर प्रोडक्टिव इन नेचर एंड सम आर नॉट। उनमें से कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जो प्रोडक्टिव नेचर की होती हैं लेकिन कुछ मूवमेंट्स प्रोडक्टिव नेचर की नहीं होती। हेंस मोशन स्टडी इज द टेक्निक विच इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव एंड इंसिडेंटल मूवमेंट्स। सो मोशन स्टडी ही एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम प्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव और इंसिडेंशियल मूवमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रोडक्टिव मूवमेंट्स मीन्स ऐसी मूवमेंट्स जो नेसेसरी हैं, जिसके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकती। नॉन प्रोडक्टिव मीन्स ऐसी मूवमेंट्स जो अननेसेसरी हैं, जिनकी जरूरत नहीं है। और इंसिडेंटल मूवमेंट्स मतलब डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसके कारण हमें एक मूवमेंट परफॉर्म करनी पड़ती है, हालांकि ये भी अननेसेसरी है, लेकिन इनको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। ये इंसिडेंशियल बेस्ड है। हम किसको हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं? इनको। सो एफडब्ल्यू टेलर यही कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं उसको हटा देना चाहिए क्योंकि वो अननेसेसरी हैं। सो टू डिजाइन द इक्विपमेंटल टूल्स फर्नीचर विच मिनिमाइजेस अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स। सो ये स्टडी
बेसिकली इसलिए कंडक्ट की जाती है ताकि हम फर्नीचर्स का अरेंजमेंट, टूल्स और इक्विपमेंट्स का अरेंजमेंट्स ऐसे कर सकें जिसके कारण अनप्रोडक्टिव मूवमेंट हो ही ना। जैसे फॉर एग्जांपल इस वर्कर को हर बार 500 मीटर्स दूर जाना पड़ता है एक टूल लेने के लिए, एक स्टोर में जाना पड़ता है, तो ये स्टोर की प्लेसमेंट हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी तो कर सकते हैं जिससे ये अनप्रोडक्टिव नेचर की मूवमेंट हट जाए। सो ऐसे ही लास्ट टेक्निक हमारे पास है डिफरेंट पीस वेज सिस्टम। डिफरेंट पीस वेज सिस्टम एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एफडब्ल्यू टेलर ये कहता है कि हमें हमारे वर्कर्स को जो पेमेंट है, जो उनकी कंपनसेशन है, वो पे करनी चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पीसेस दे डेवलप्ड, दे प्रोड्यूस्ड। यानी जिस वर्कर ने ज्यादा पीसेस प्रोड्यूस किए हैं उनको ज्यादा पेमेंट करनी चाहिए, और जिन्होंने कम प्रोडक्शन की है उनको कम पेमेंट करनी चाहिए। और वो इस सिस्टम को इसलिए अडॉप्ट करना चाहता है ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा वर्कर इफेक्टिव है और कौन सा इनइफेक्टिव है। सिंपल सी बात है, एक वर्कर जिसने 20 मिनट्स में 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किए और हम पर यूनिट के अकॉर्डिंग 50 रुपीज पे करते हैं तो उसको 500 रुपीज मिलेंगे कंपनसेशन के तौर पर। सेम 20 मिनट्स में एक दूसरे वर्कर ने सिर्फ और सिर्फ 5 यूनिट्स प्रोड्यूस किए और 50 रुपीज हम पे करते हैं पर यूनिट के लिए, तो यानी उसको 250 रुपीज मिलेंगे। इसका मतलब ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एफडब्ल्यू टेलर ये सजेस्ट करता है कि हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को पेमेंट देनी चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द पीसेस ये जो उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। जिसने ज्यादा पीसेस प्रोड्यूस किए यानी वो इफेक्टिव है, अच्छे से काम करता है, जल्दी काम करता है, जबकि दूसरा इनइफेक्टिव है जो कि जल्दी काम नहीं कर पाता। सो उसके अकॉर्डिंग उनको पेमेंट मिलनी चाहिए। अगर हम दोनों को सेम पेमेंट करेंगे 20 मिनट्स के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, तो ये तो भेदभाव होगा, बायसनेस होगी। सो ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसके थ्रू एफडब्ल्यू टेलर इफेक्टिव और इनइफेक्टिव वर्कर्स के बीच में डिफरेंशिएट करना चाहता है। ऐसा वर्कर जो ज्यादा अच्छा काम कर सकता है, इफेक्टिव वे में काम कर सकता है, उसको ज्यादा पेमेंट करनी चाहिए ताकि वो मोटिवेट हो, और जो इनइफेक्टिव है वो भी ज्यादा पेमेंट लेने के चक्कर में ही कुछ ज्यादा काम तो करे, जल्दी काम तो करे। सो डिफरेंट पीस वेज सिस्टम मीन्स एस्टेब्लिशिंग अ पीस वेज सिस्टम फॉर द कंपनसेशन ऑफ द वर्कर्स। डिफरेंट पीस वेज सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें वर्कर्स को कंपनसेशन के तौर पर पेमेंट की जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द पीसेस जो उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, मैन्युफैक्चर किए हैं, अंडर विच वर्कर्स आर पेड एज पर द नंबर ऑफ पीसेस कंप्लीटेड बाय देम। सो ये एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें वर्कर्स को पेमेंट की जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द पीसेस जो उन्होंने डेवलप किए हैं। हेंस दिस टेक्निक इज यूज्ड एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर फॉर द वर्कर। बेसिकली ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम वर्कर्स को मोटिवेट कर सकते हैं। जो वर्कर इनएफिशिएंट है हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं कि भाई देखो ये बंदा अच्छा काम कर रहा है, इसको 500 रुपए मिल रहे हैं, आप भी अच्छा काम करो, आपको भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा। और हम इसको क्यों यूज करते हैं? टू डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स। इसके थ्रू हम एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स के बीच में डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है, अगर हम पीसेस के अकॉर्डिंग पेमेंट करते हैं तो वर्कर ज्यादा जल्दी काम करने के चक्कर में स्टैंडर्ड्स भूल जाते हैं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किए जितने भी टेक्निक्स हैं। लास्ट में आपको एक और टेक्निक आपकी बुक्स में दी होगी, दैट इज मेंटल रेवोल्यूशन। बेसिकली मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? जो वर्कर है और जो मैनेजर है उनके थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करना। हमने आपको एक प्रिंसिपल करवाया था हार्मनी नो डिस्कॉर्ड, जिसमें हमने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप्स होते हैं, एक मैनेजर्स का ग्रुप होता है और एक वर्कर्स का ग्रुप होता है। मैनेजर्स हमेशा ये सोचते हैं कि वर्कर्स लेजी हैं, ये काम करना नहीं चाहते, यानी मैनेजर्स की थिंकिंग वर्कर्स के प्रति नेगेटिव है। सिमिलरली वर्कर्स मैनेजर्स के बारे में ये सोचते हैं कि मैनेजर्स तो हमसे हमेशा काम ही करवाते रहते हैं, इनको और कोई काम ही नहीं है, हमें फ्री देख ही नहीं सकते ये कभी। यानी वर्कर्स और मैनेजर्स दोनों एक दूसरे के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, और अगर इस नेगेटिव थिंकिंग से वर्क स्टार्ट होगा तो वर्क कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। सो मेंटल रेवोल्यूशन
जो कि आपकी 8th न्यू टेक्निक है। ये टेक्निक क्या कहती है कि हमें मैनेजर और वर्कर्स दोनों के माइंड में एक रेवोल्यूशन लेके आनी चाहिए, चेंज लेकर आना चाहिए, मेंटल रेवोल्यूशन लेके आना चाहिए, ताकि दोनों का थिंकिंग चेंज किया जा सके, दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचें। वर्कर्स मैनेजर्स की बात माने, हार्ड वर्क करें, और मैनेजर्स वर्कर को प्रॉफिट शेयर दें उनके हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग। दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, अकेले अकेले नहीं चलें। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सारे टॉपिक्स कवर कर दिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। सो लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए।